इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको कुछ अहम रिपोर्ट्स बताएंगे। शुरुआत करते हैं। एटीएस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने वाली गैंग को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। गिरफ्तार अक्षय सैनी और राजीव तिवारी से पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग के लोग पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे, फिर घुसपैठियों का पासपोर्ट भी बनवा लेते थे। घुसपैठिए फर्जी पासपोर्ट के सहारे खाड़ी देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। हालांकि एटीएस की तफ्तीश अब भी जारी है। दरअसल यूपी एटीएस ने प्रदेश भर से 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह लोग फर्जी आधार कार्ड घुसपैठियों का बनाते थे और इसी आधार कार्ड के जरिए पासपोर्ट भी बड़ी आसानी से बनवा लिया जाता था। एटीएस ने जब गहराई से छानबीन किया और इन 10 लोगों से पूछताछ किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एटीएस ने अक्षय सैनी और राजीव तिवारी से गहराई से पूछताछ किया तो पता चला कि इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और अन्य संदिग्धों के फर्जी ढंग से आधार कार्ड तैयार किए जाते थे और इसी आधार कार्ड से पासपोर्ट भी तैयार किया जाता था। हालांकि जिस तरह से एटीएस ने घर के भेदियों को पकड़ा और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एटीएस कई और भी खुलासे करेगी। हालांकि एटीएस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि कितने घुसपैठिए और बांग्लादेशियों के पासपोर्ट और आधार कार्ड फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के जरिए तैयार किया गया है। अब देखने वाला यह है कि आगे एटीएस और कौन से खुलासे करती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में बीजेपी की नई कार्यकारिणी जल्द घोषित हो सकती है। कब होगी घोषणा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बीजेपी में जल्द ही कुछ नए बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बड़े बदलाव इस रूप में समझे जा सकते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष यानी जो वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनकी पुनर्नियुक्ति के बाद से ही नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चाएं बड़े जोरों पर चल रही है। जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद ही नई कार्यकारिणी भी यहाँ पर घोषित हो सकती है। उसमें कुछ नए चेहरे इस बार शामिल हो सकते हैं, कुछ पुराने चेहरों को इस बार कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे बड़ा आधार यहाँ पर होगा। आने वाले दिनों में चुनाव है, तो ऐसे में पार्टी नेताओं की जो परफॉर्मेंस रही है, जो इस समय आवश्यकता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप यहाँ पर देखी जा सकती है, उसके अनुरूप ही इस बार कार्यकारिणी में जो पार्टी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है। ये समझा जा सकता है कि जैसे ही नई कार्यकारिणी यहाँ पर घोषित होगी, बीजेपी नए क्लेवर और तेवर के साथ में जनता के बीच में आती हुई नजर आएगी और उसमें कुछ बड़े चेहरे यहाँ पर हो सकते हैं, यानी जो अभी मुख्यधारा में पार्टी की मुख्यधारा से नहीं है लेकिन आक्रामक तेवर उनके हैं, उनको यहाँ पर प्रवक्ताओं के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं को संगठन में और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है और उसको लेकर पूरी तैयारी, पूरी कसरत पार्टी के भीतर चल चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है कि पार्टी संगठन कब इन सब चीजों को हरी झंडी देता है और कब उनकी घोषणा यहाँ पर हो पाती है। तो ये समझा जा सकता है कि 7 पक्ष के बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। कैमरामैन नसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों की समस्या को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा के अमृतकाल की याद ताजा की है और साथ ही साथ यह बताने की कोशिश किया है कि भाजपा झूठ की यूनिवर्सिटी है और अमृतकाल बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और अब उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 27 के रण के पहले इस बार बड़ा हमला किया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने
किसान समस्या और खाद की समस्या को लेकर योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। इस पर पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कभी यही लोग अमृतकाल की बातें करते थे, अब सारा नशा उतर चुका है। किसान खाद की लाइन में खड़ा है, रो रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी ने झूठ की सियासत किया और सांप्रदायिक ताकतों का इस्तेमाल कर भेदभाव पैदा किया, लेकिन अब लोग बाग इसे समझ चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। फिलहाल जिस तरीके से किसान मुद्दे, कानून व्यवस्था व अन्य मुद्दों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हमलावर है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इससे कितनी सफलता हाथ मिलती है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। चलिए अब खबर हमीरपुर से, जहां बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई पिचिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। हमीरपुर के मेहरापुर गांव में पिचिन बनाई गई थी, जो बाढ़ के चलते पिचिन बिल्कुल बह गई है। और वो जो पिचिन है उसको अभी 3 साल भी नहीं हुए, पहले ही बाढ़ में पिचिन धराशायी हो गई। और ये करोड़ों लागत की बनाई गई थी मौदाह डैम द्वारा, जिसको लेकर जो वहाँ पर मकान बने हैं, गरीबों के आशियाने बने हैं, वो भी धराशायी हो गए। करीब उस पर 6 से 7 ऐसे मकान हैं जो पिचिन की चपेट पे आ गए। और जो वहाँ के ग्रामीण है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि मौदाह बांध द्वारा ये पिचिन बनवाई गई थी। और जो हमारे मकान है वो पिचिन इसलिए बनाई गई थी कि वो मकान रुक सकें और वहाँ तक पानी ना पहुँचे। और जो बाढ़ आई है उसको लेकर वो पिचिन भी बह गए और जो मकान है अभी भी टंगे हुए हैं। और करीब 6 से 7 मकान ऐसे हैं जो धराशायी हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है इस पर कब कार्रवाई होगी और मौदाह बांध कब जागेगा इस मामले को लेकर। इंडिया वॉइस से रुपेश, हमीरपुर। सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ की कानपुर रोड ब्रांच में रिफ्लेक्शन 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा लखनऊ के कानपुर रोड ब्रांच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शास्त्र महोत्सव, इतिहास महोत्सव रिफ्लेक्शन 2025 का आगाज़ किया जा रहा है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये कई देशों से आए हुए हैं, जिसमें श्रीलंका से हैं, भूटान से हैं, नेपाल से हैं। जो CMS के प्रबंधक हैं उनका मानना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो उनके नागरिक अधिकार हैं, यानी देश में उनको क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आज शाम को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। प्रतियोगिता होगी, 3 दिन तक ये चलेगा। और रिफ्लेक्शन 2025 में जो बच्चे दूसरे देशों से आए हैं वो भारत की नीति को, भारत के संविधान को करीब से जानेंगे। CMS लगातार इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है, जिसमें कई देशों के छात्र आकर के यहाँ भाग लेते हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान से परिचित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब खबर हमीरपुर से, जहां लोक निर्माण विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। पहले ही बारिश में PWD विभाग की खुली पोल में आपको बता दूं, हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के एक उपरा गांव पड़ता है, जहां पर सड़क का निर्माण हुआ था और एक पुलिया का भी निर्माण हुआ था, जो क्षतिग्रस्त हो गई। और उस पुलिया और जो रोड है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। उधर के लोगों का आरोप है कि अभी 6 महीने पहले ही ये रोड बना हुआ था और 6 महीने नहीं बीते और ये क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर आज जब खबर इंडिया वॉइस पे चलती है तो जिलाधिकारी घनश्यामी ना इस मामले की जांच कर टीम गठित करते हैं। टीम को 2 दिन की मोहलत देते, 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। चलिए अब खबर राजनगर से, जहां 11 महीने से कमीशन नहीं मिलने पर राशन डीलरों ने 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रविकांत गोप। आज लोगों को अनाज बांटने वाले ही आज भुखमरी के कगार में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे ही एक मामला आया है जब सरायकेला जिले में, पूरे जिले में इस तरह का जो डीलर संघ के द्वारा एक हड़ताल की जा रही है। इसी के निमित्त राजनगर प्रखंड कार्यालय के समक्ष भी आज पूरे डीलर संघ, लगभग 100 डीलर जो है इस राजनगर प्रखंड के 100 डीलरों ने हड़ताल पे जाने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए आज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा जा रहा है, जिसमें ये बात लिखी गई है कि उनको 11 महीने का
अब तक कमीशन नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले भी कई बार डीलर अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल और जो आवेदन सौंपने का दौर जारी रहा, हर बार इन्हें आश्वासन मिला, लेकिन अब जो है इन्होंने ये कड़ा रुख अपनाते हुए हैं, यानी 1 सितंबर से सभी डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल से जाने का ये निर्णय लिया है। आप समझ सकते हैं, यदि इस अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाते हैं तो यहाँ की जो जनता है, जहाँ जो जिनको राशन मिलता है, उन्हें राशन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डीलर यदि हड़ताल पे जाते हैं तो उन्हें राशन कौन देगा। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और पूरे जिले में ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि इनकी मांग भी जायज है, क्योंकि वो दूसरों को राशन बांटते हैं, वो उनका अपना काम करते हैं, लेकिन जिस कमीशन के भरोसे वो अपना चलाते हैं, अपना जो डीलरशिप अपना चलाते हैं, आज उन्हें कमीशन नहीं मिला। 1 महीना 2 महीना नहीं, 11 महीना का कमीशन नहीं मिला, तो आज मजबूरन उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा और 1 तारीख से ये हड़ताल पे जाने का निर्णय ले लिए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस पर सरकार या प्रशासन इस पर क्या कुछ पहल करती है, क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। यदि नहीं किया जाता है तो समझ लीजिए जनता का इस पर पूरा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर कासगंज से है, जहां गोदाम में काम करने वाले एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इस घटना के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। युवक का शव गोदाम में मिला। आपको बता दें, ये पूरा मामला कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के सावर रोड स्थित दीपक पलटानी के गोदाम का है। यहाँ दीपक पलटानी के गोदाम में वरुण, सुमित और प्रकाश तीनों जने आइसक्रीम बेचकर कल देर रात वहाँ सो गए थे। जब सुबह वरुण नहीं उठा तो सुमित ने उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठ पाया। तो जिसकी सूचना वरुण के पिता को सुमित ने दी। सुमित ने फ़ोन द्वारा इस सूचना के देने के बाद वरुण का परिवार वहाँ पे आया और वरुण के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं वरुण के पिता ने पुलिस को अपने बेटे की मौत की सूचना दी। वहीं सोरो कोतवाली परिवारी ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए अशोक शर्मा की। चलिए अब खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 बोरी नकली डीएपी बरामद की है। इस कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु सावरान। युवक का शव गोदाम में मिला। आपको बता दें, ये पूरा मामला कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के और अब खबर लखीमपुर खीरी के बसंतापुर से है, जहां घर में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आखिर कैसे पकड़ में आया तेंदुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रामजी सिंह। लखीमपुर खीरी में जहां चारों तरफ पानी का, गांव में पानी भरा हुआ, बाकायदा खेत खलिहान में पानी भरा गया हुआ है। इसी के चलते हुए जंगली जानवरों का जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला जारी हो गया है। वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक तेंदुए को बाकायदा गांव के लोग लाठी डंडे से पकड़ के उसको पकड़ के दाबे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, हड़कंप की स्थिति देखी गई है। आपको पता चल, धौरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसंतापुर एक गांव है। गांव में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुए को बाकायदा लाठी डंडे से लोग पकड़े हुए हैं, जिसका बाकायदा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। बाकायदा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हरकत में आ गए हैं, मौके पर पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाके में आने जाने का सिलसिला जारी हो गया है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के बिहार में चुनाव प्रचार करने पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज संगम नगरी प्रयागराज आई थी और उन्होंने मीडिया से बात करके ये साफ किया है कि बिहार में एक बार फिर जो मोदी की लोकप्रियता है उसका फल मिलेगा और बिहार में फिर एक बार मोदी के नेतृत्व में जो संगठन या घटक चल रहा है वही सरकार बनाएगा। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, इतना ज़रूर कहा है कि उनका पूरा फोकस अपने संगठन को मजबूत करने का है, क्योंकि अगर संगठन मजबूत होगा
तभी नतीजे अच्छे आएंगे। हालांकि ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बयानों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो देश के लिए जो कार्य कर रही है उससे लोग खुश हैं और उसी पर वोट मिलेगा। और हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है और दूसरे लोग चाहे जो कहें, लेकिन स्थितियाँ अभी भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कोई कम नहीं हुई और लोग उनके नाम पर ही वोट कर रहे हैं। शोएब इंडिया वाइज प्रयागराज। चलिए अब खबर गाजीपुर से है, जहां शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। शातिर चोर को पुलिस करती है गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले के थाना सुहवल से है, जहां जन्माष्टमी के दिन रात को 11:30 बजे चोर ट्रैक्टर की बैटरी और लाउड स्पीकर निकालकर चंपत हो जाते हैं। फिर ये खबर मिलती है थाना सुहवल को, जब एसएचओ राजनारायण के कुशल निर्देशन में पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस जब गश्त कर रही थी उसी समय रमोल नहर के पास खड़ा था सोनू वर्मा। पुलिस उसको धर दबोचती है। जब पूछताछ करती है तो अपना जुर्म कबूल करता है। पुलिस जेल भेज देती है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुहवल थाना अध्यक्ष राजनारायण ने यह बताया कि लगातार चोरी के मामले पर पुलिस अंकुश लगा रही है और अपराधियों को भेज रही है सलाखों के पीछे। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। चलिए अब खबर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र से है, जहां अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। प्रयागराज के गंगापार के हंडिया इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल एक सुनसान जगह पर ये शव पड़ा हुआ था जो पूरी तरीके से निर्वस्त्र था, इस पे कपड़ा नहीं था और बदबू आ रही थी। लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें वहाँ से बदबू जब महसूस हुई तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया ऐसा जा रहा है कि शायद कुछ दिन पहले ये लाश फेंकी गई हो क्योंकि उसकी स्थिति खराब हो चुकी थी और वहाँ पर बदबू फैली हुई थी। हालांकि अब पुलिस के लिए पहली चुनौती है कि ये शख्स कौन है और इसको किसने यहाँ पर लाकर फेंका है, इस तरह की चुनौती है। हालांकि सीसीटीवी के जरिए अब इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है, लोगों से शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस लाश के मिलने के बाद वहाँ पर सनसनी फैली है, आसपास के इलाकों से भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिस वक्त की लाश है वो है कौन और उसके साथ इस तरह की घटना कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस अपनी टीम लगा करके इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और उसका कहना है कि जल्द ही इस बारे में खुलासा किया जाएगा। शोएब इंडिया वाइज। चलिए अब आपको बता दें, रायबरेली लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के छजलापुर के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने राज्य सरकार लिखी बुलेरो गाड़ी समेत एक डीसीएम में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुआ कंटेनर एक धुलाई सेंटर में जा घुसा, जिसके बाद चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मृतक चालक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि राज्य सरकार लिखी गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे जिनको गंभीर चोटें आई और दोनों लोगों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि बताया जा रहा है कि राज्य कर अधिकारी हैं दोनों, जो राज्य सरकार लिखी बुलेरो गाड़ी में थे और वो चेकिंग लगाए हुए थे, जिसके दरमियान ये घटना हो गई। हालांकि दोनों लोगों की हालत बताई जा रही है नॉर्मल है और इसके बाद वहीं पर जब स्थानीय लोग पहुंचे तो कहीं न कहीं जो मृतक था उसकी जांच पड़ताल में लगी पुलिस की मदद करने लगी और मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार होने के कारण घटना हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हापुड़ के नवादा अंडरपास के पास ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सपा नेता के भतीजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव नवादा में सपा नेता के भतीजे मनसात का किसी से पैसे को लेन देन कर विवाद हुआ था और इसके बाद 4 लोगों ने ताबड़तोड़ मनसात पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है मनसात को 3 गोलियां लगी हैं, 2 गोलियां पेट में और एक पैर में गोली लगी है। पहले मनसात को गंभीर हालत में हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, सपा नेता का
जो भतीजा है मनसाद, इसका अपने दोस्तों के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। कल यह किसी काम से हाफिजपुर के नवादा गांव में गया था। उसके बाद आरोपियों ने फोन करके मनसाद को पैसे देने के लिए बुलाया था और उसके बाद मनसाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में मनसाद को 3 गोलियां लगी हैं। फिलहाल मनसाद का उपचार मेरठ के हार्ट सेंटर में चल रहा है। पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया है और गोली चलाने वाले 4 आरोपियों में से 3 को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं सपा नेता के भतीजे पर हुई फायरिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है और जो सपा नेता हैं उनमें भी उबाल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चौथे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। चलिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।